चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। जिनसू की आंखें सीधा जाकर हॉस्पिटल बेड पर खुलती है। उसे होश आता है। वो आते में होता है और सोचता है क्या सुबह हो गई, और खुश होते हुए सोचता है मुझे पता था कि सब एक सपना था। तभी जिन उससे पूछता है क्या तुम उठ गए। ये आवाज सुनते ही जिनसू शॉक्ड हो जाता है और पैनिक होते हुए जिन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिनसू इधर उधर देखता है और उसे एहसास होता है कि वो हॉस्पिटल में है। जिनसू वरीड होते हुए सोचता है मेरे ऊपर तो वो बिल्कुल गिरा था, तो फिर मेरे सर की चोट का क्या। जिनसू को इस तरह परेशान देखकर जिन उससे पूछता है क्या तुम मुझे भूल गए थे। क्या ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हमने बात की थी। जिनसू कहता है जीवन। तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो हमसे कहता है किम जीवन मेरा भाई, जिससे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, जो हमेशा से मुझसे नफरत करता है। जिनसू जीवन को खेलने के लिए बुलाता है लेकिन वो हमेशा से उसे इग्नोर करता है। जिनसू हमसे कहता है वो हमेशा से उसके बारे में बात करते थे। वो ये कहते थे कि जीवन एडॉप्टेड है और एक अनाथ है और उसकी कोई भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। अपने क्लासमेट की ऐसी बातें सुनकर जिनसू उदास हो जाता है। वो हमसे कहता है जीवन मुझसे अनफ्रेंडली था, वो शायद इसलिए क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ था सबका अटेंशन मुझ पर आ गया था, लेकिन उसे पता नहीं कि मॉम डैड उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने उससे बात नहीं की जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया। मुझे शक है कि वो मुझसे मिलना चाहेगा। 3 साल पहले उसने आर्मी छोड़ दी और एक सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड के रूप में काम करने लगा और यहाँ आ गया, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी जब तक मैंने वो न्यूज़ नहीं देखा। अब जिनसू फ्लैशबैक से बाहर आता है और पूछता है जीवन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीवन कहता है तुम लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल वालों ने मुझे यहाँ बुलाया है। जिनसू परेशान होते हुए सोचता है लेकिन इसलिए क्यों, हमने सालों से बात तक नहीं की है। तभी जिनसू के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उस स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें लिखा था आपका स्वागत है फॉलोइंग फॉर सुपरस्टार के चैप्टर 1 रिकार्नेशन में। उस स्क्रीन में ये भी लिखा था लोकेशन सिनेमेंसी हॉस्पिटल सेंटर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेलेस्टर, समय डे 1 में। सूरज की रोशनी से मैं उठ गया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मेरा भाई जीवन, जिससे मैंने बरसों से बात नहीं की थी, वो मेरे बेड के सामने ही खड़ा हुआ था। अपने सामने ऐसी स्क्रीन को देखकर जिनसू घबराते हुए कहता है ये सब क्या है। ये मत कहना कि गेम रियल है और मैं इसमें फंस चुका हूँ और मैं इस गेम का मेन कैरेक्टर हूँ। अब जिनसू को जीवन के ऊपर -10 का -10 लव नंबर को देखकर जीवन सोचता है वाह ये रियल लग रहा है। तभी अचानक से वहाँ वो एंजल आ जाती है जिसे देखकर जो वो डर जाता है। वो एंजल उससे कहती है तुमने अट्रैक्शन मिशन को एक्टिवेट कर लिया है, अब कोशिश करो कि बुझी हुई चिंगारी को फिर से जलाओ। तभी जिनसू नोटिस करता है कि इसके आसपास सन्नाटा छाया हुआ है और वो घबराते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्या समय रुक गया है। वो एंजल जिनसू से कहती है मिशन है जीवन को तुम्हें खिलाने के लिए बनाओ, जैसे ही तुम मिशन पूरा करोगे तुम जीवन का अट्रैक्शन का 10 पॉइंट्स बढ़ा सकोगे। ये सुनते ही जिनसू घबराते हुए कहता है छी ये किस तरह का मिशन है, मैं जीवन से ही नहीं पूछ सकता, ये बहुत ही ज्यादा घिनौना है। वो एंजल जिनसू से कहती है अगर एक बार अट्रैक्शन लेवल तुम्हारे किसी भी टारगेट का 90 पॉइंट्स पहुंच गया तो वो तुम्हें प्रपोज करेंगे। ये सबसे नजदीक है जब तुम फिर से जिंदा होने का गिफ्ट पैक जीत सकते हो, लेकिन अगर तुमने ना कहा तो तुम हॉस्पिटल में ही मर जाओगे, जिससे मुझे बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। एंजल की ऐसी डरावनी बातें सुनकर जिनसू डर जाता है। तभी अचानक से टाइम फिर से चलने लगता है और नॉर्मल हो जाता है। जीवन जिनसू से कहता है तुम्हारा ब्लड शुगर लो है क्योंकि तुम ठीक से खाना नहीं खाते, अब जल्दी करो और ये दलिया खा लो, नहीं तो मॉम और डैड मुझे मार डालेंगे। वो एंजल जिनसू से कहती है इसे कहो कि तुम चम्मच से खाना चाहते हो। जिनसू परेशान होते हुए सोचता है मेन बात तो ये है कि मुझे जिंदा रहना है। जिनसू उस डब्बे को ले लेता है और ब्रश करते हुए कहता है जीवन क्या तुम मुझे। जीवन हैरानी से जिनसू की ओर देख रहा था। जिनसू कहता है मैं कह रहा था कि ये सुनते ही जीवन हैरान होते हुए कहता है जिनसू एम्बैरेस होते हुए सोचता है ये मिशन तो इम्पॉसिबल है, अगर मैं उसे विनती भी करूं मुझे शक है कि वो ये करने के लिए राजी होगा।
वो मुझसे नफरत करता है। जिनसू परेशान होते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जेरोंग उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारा पेट खराब है। क्या ये वही बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते थे, या फिर तुम्हें काम करने के बाद भी भूख नहीं लगती? तुम पानी क्यों नहीं पी लेते? जेरोंग बोतल का टैप खोलकर जिनसू को पानी पिला देता है। जिनसू पानी पी लेता है। जेरोंग उससे पूछता है, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? जेरोंग का लॉग पॉइंट -10 से +10 हो चुका था। जिनसू ब्रश करने लगता है और कुछ नहीं कहता। जेरोंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तभी वहाँ पर वो एंजल अपीयर होती है और खुश होते हुए जिनसू से कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है और अट्रैक्शन लेवल को बढ़ा लिया है। जिनसू सरप्राइज होते हुए कहता है, वैसे जितना मैंने सोचा था ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। वो एंजल खुश होते हुए कहती है, बस वैसा ही करते रहो जैसा कर रहे हो। एक बार जेरोंग का अट्रैक्शन लेवल 90 हो गया तो वो तुम्हें प्रपोज करेगा और अब तुम्हारा एक और नया मिशन है। ये सुनते ही जिनसू हैरान होते हुए कहता है, क्या इतनी जल्दी? अब जिनसू जेरोंग कार के अंदर होते हैं। जेरोंग का अट्रैक्शन लेवल 10 पॉइंट्स होता है। मैक्सिमम जिनसू अपने फोन को देखता है जिस पर उसे 5 मिस कॉल आए थे। अब वो दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। जी वो जिनसू से पूछता है, तो तुम यहाँ रहते हो? वो दोनों अपार्टमेंट के उतरते हैं। जिनसू अपना कार्ड का इस्तेमाल कर अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और जेरोंग से कहता है, हाँ मैं यहाँ मूव हो गया जब मेरे करियर की शुरुआत हुई। अब जिनसू के सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है जिसमें जिनसू अपने साथ जेरोंग को अपने घर तक ले आता है जो कि 12th फ्लोर में था। जिनसू अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर साउंड करा था, लेकिन दूसरी ओर से देखने पर वो परेशान था। वो अपने मोबाइल पर अपने मैनेजर का फोन भी डिस्कनेक्ट कर देता है और घबराते हुए सोचता है, अब तो हम दरवाजे के पास आ चुके हैं, तो ये मिशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? क्या मुझे उसे घर के अंदर इनवाइट करना पड़ेगा? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो उसे मेरे सीक्रेट का पता चल जाएगा और ये बात वो मॉम डैड को भी बता देगा। अगर ऐसा हुआ तो मॉम डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिनसू दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड लगाता है। ये देखते हुए जेरोंग उससे पूछता है, तो तुम रहने के लिए क्या करते हो? क्या तुम इतना पैसा कमा लेते हो कि तुम अपना रेंट भर सको? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारी। इससे पहले जेरोंग अपनी बातें पूरी करता, जिनसू उसे पुश करते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ घर तक आने के लिए। जिनसू परेशान होते हुए सोचता है, मिशन फेल हो गया, मैं उसे कभी भी अपने घर में इनवाइट नहीं करूंगा। जिनसू का ऐसा बिहेवियर देखकर जेरोंग पहले तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर तकिया होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, और वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते हुए वो जिनसू से पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? जेरोंग की ये बातें सुनकर जिनसू हैरान हो जाता है और कंफ्यूज्ड। जिनसू का ऐसा रिएक्शन देखकर जेरोंग गुस्सा करते हुए कहता है, भूल जाओ, बाय बाय। ये कहकर जेरोंग यहाँ से चला जाता है। जिनसू कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर जिनसू को बार बार उसके फोन पर उसके मैनेजर का कॉल आ रहा था और ये देखते ही जिनसू जल्दी से अपने दरवाजे को खोलता है और घर में एंटर करते हुए फोन में कहता है, ठीक है मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। घर में एंटर करते ही जिनसू जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और ड्रेसिंग रूम की ओर भागता है। उसके ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी लड़कियों के कपड़े और विग रखी हुई थी। जिनसू कहता है, मेरे पास किसी को भी न कहने वाला एक सीक्रेट है। जिनसू जल्दी से कपड़े पहनने तो एक लाइव स्ट्रीम स्टूडियो होता है। उस स्टूडियो में एंटर करते ही जिनसू सभी लोगों से माफी मांगता है देर से आने के लिए। डायरेक्टर से कहता है, मिस ई, आखिरकार तुम आ ही गई। अम्मी ये सुनकर हैरान हो गए ना कि जिनसू मिस ई कैसे बन गया। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अब जिनसू को मिस ई कह के बुलाऊंगी। अब एक मेकअप आर्टिस्ट मिस ई से कहती है, मिस ई आप इतने देर तक कहाँ थे? आपके लाखों व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने तो मुझे लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। मिस ई उससे कहती है, सुनो क्या तुम मेरा थोड़ा सा मेकअप कर दोगे? और उसके बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। मिस ई बड़े ही प्यार से लाइव स्ट्रीम की शुरुआत करती है। अपने व्यूअर्स से कहती है, मुझे माफ कर देना लेट होने के लिए और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए। जिनसू जो मिस ई बना हुआ है वो हमसे कहता है, लेकिन एक लाइव स्ट्रीमर के रूप में मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं कनेक्टोपिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे फॉलोअर्स और कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो सभी लोग सोचते हैं कि मैं सच में एक लड़की हूँ। अब मिसी का मैनेजर आके उससे कहता है, तुम जो ड्रेस पहनने वाली थी कल उसे बदलना होगा और ये तुम्हें आज टीना से कहना होगा। जिनसू जो मिसी बना हुआ है वो मैनेजर से कहता है,
क्या मैं गाला को स्किप कर सकती हूँ? तुम जानते हो ना, मैं कभी भी कोई भी इवेंट अटेंड नहीं करती। जिनसू हमसे कहता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और अपने फॉलोअर्स को खुश रखने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस ड्रामे को कंटिन्यू रखने के लिए। अब इवेंट का सीन दिखाया जाता है। जिनसू हमसे कहता है मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ ये बात किसी से भी कहने से, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी। सच ये है कि मैं कभी भी इस पर्टिकुलर वर्किंग एक्सपीरियंस को अपने करियर में हावी नहीं होने दूंगा और मैं ही इस दुनिया में एक ऐसा हूँ जो बात जानता हूँ, वो जो जिसे सब नफरत करता है। तभी यहाँ पर धमाकेदार म्यूजिक की एंट्री होती है जो कि ऑफकोर्स जिनसू ही है। अब उस इवेंट में एंटर करते ही मिस यू यानी कि जिनसू, जिसे मैं अब जिनसू कहकर बुलाऊंगी, उसके पास एक स्टाफ आता है। उससे कहता है मिस ई आपकी सीट वहाँ है सेक्शन ई में, आपका नाम उस चेयर पर लिखा हुआ है, आप उस नेम टैग को हटाकर उस चेयर पर बैठ सकती हैं। जिनसू चेयर की ओर देखता है और उसे उसकी सीट मिल जाती है, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते उसकी नजर किसी पर पड़ती है और वो हैरान होते हुए सोचता है क्या ये वो मॉडल पार्क था जो बहुत से लड़कियों से घिरा हुआ था। वो लड़कियां उसे फोटो खिंचवा रही थी और जिनसू ठीक उसके पीछे खड़ा था। तभी एक लड़की कहती है क्या वो मिस ई है? मिस ई का फिर होता है जिसमें लिखा था जब मुझे द स्टार स्टरेट वी एरा अवार्ड्स में इनवाइट किया गया था और जब मैं अपना सीट ढूंढ रहा था मेरी मुलाकात अचानक मेरे न्यू बॉस एडम पार्क से हो गई। और उस मैसेज को पढ़कर जिनसू तो यहाँ पर शॉक्ड ही हो गया था। अब आगे क्या होगा ये जानना है तो इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए जो मैं बहुत जल्द में आऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।